अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर जावेद, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच नादिया। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो मैं आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड यही है कि आप काइंडली हमें डिफ़ाइन करके बता दीजिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। आपने जो बात की है ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के वाले से बात है। अब अगर हम प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जी। एक वो है कि डायबिटीज़ का पेशेंट डायग्नोज ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में हो जाए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, पहले 3 महीनों में हो जाए, उससे हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। एक वो लोग होंगे जो जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ थी और वो प्रेगनेंसी में चले गए, तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ वाले हो गए जी। तो थर्ड कैटेगरी होती है जो प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ होना होती है। ठीक है। ये आमतौर पे 24 टू 28 वीक्स पे शुरू होती है, यानी कि आपके जब ये कोई 4 मंथ्स गुजर गए होते हैं उसके बाद डायग्नोज होती है। प्रेगनेंसी की वजह से होती है ये, मतलब आरजी कोई मतलब ये आमतौर पे आरजी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वो परमानेंट वाली डायबिटीज़ तो नहीं है। ये तो प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनकी वजह से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सिस्टमैटिक सी कुछ मतलब सिस्टम उसको खुद ही ठीक भी कर देता है, मतलब इंटरनल सिस्टम जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो प्रेगनेंसी का जो इफेक्ट आ रहा था उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है ना जी जी। जो ये प्रेगनेंसी ओवर होती है तो आमतौर पे ये सेटल हो जाती है। तो ये है, इसको कहते हैं जीडीएम या जेस्टेशनल डायबिटीज। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ में डायबिटीज़ होती है जी, फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ, उसको हम जीडीएम कहेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर आज प्रेगनेंसी हुई है और फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर ही डायग्नोसिस हो गई है तो ये फिर डायबिटीज़ है। ओके। और ये पहले से चली आ रही थी डायबिटीज़। प्री एग्जिस्टिंग तो है ना कि पहले पता ही था डायबिटीज़ का। पेशेंट आज एक पेशेंट को डायबिटीज़ चल रही है 4 साल से, ठीक है, शादी होगी बच्ची की, अब उसके बच्चे वो प्रेगनेंसी में चली गई, तो इसको क्या कहेंगे? डायबिटीज़, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। जी जी। एक है कि प्रेगनेंसी हुई उसके बाद डायबिटीज़ नहीं थी पता, उसके बाद नहीं, प्रेगनेंसी बताता हूँ। प्रेगनेंसी हुई, आप एंटीनेटल विजिट पे चले गए, लेडी डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपके टेस्ट करवाए, और ये पहले 3 महीनों की बात कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में जी आपके टेस्ट हुए तो पता लगा कि आपको डायबिटीज़ है। बात समझ? तो ये क्या हो गया? डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, स्टार्ट हो गई है, और ये परमानेंट डायबिटीज़ है, परमानेंट। अब है कि आपको डायबिटीज़ नहीं हुई पहले 3 महीनों में, 4 महीनों में भी नहीं थी। जब आप 24-28 वीक्स पे गए तो आपकी स्क्रीनिंग हुई, टेस्ट हुए, पता लगा डायबिटीज़ है, ठीक है, और वो डायबिटीज़ कहलाएगी जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ ड्यू टू प्रेगनेंसी। ओके, 3 तरह बताएं आपने। यहाँ तो कोई पहले से पेशेंट हो सकता है, पहले से हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो गया, बिल्कुल सही है। एक वो हो सकती है, और एक वो है कि आपको डायबिटीज़ नहीं थी ना पहले ना 3 मंथ्स के बीच में हुई, लेकिन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अब सही इलेबोरेट कर दिया है जी, बस ये बात है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज को हम 3rd फॉर्म में डिफाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कौन सी खवातीन हाई रिस्क पे होती हैं प्रेगनेंसी, यानी कौन सी खवातीन में स्क्रीनिंग करनी चाहिए? ठीक है। ऐसी खवातीन जो ओवरवेट हो, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा, ऐसी खवातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की मरीज हो, ठीक, ऐसी खवातीन जिनको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई थी, ओके, अब नई सेकंड प्रेगनेंसी दोबारा तो उनको ज़्यादा मुहताज हाई रिस्क पे हो गया। ऐसी खवातीन जो प्री डायबिटिक हैं, जिनके अंदर पहले से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, डायबिटिक रेंज में भी नहीं है, लेकिन इन बिटवीन है, ठीक है। ऐसी खवातीन जो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव, ऐसी खवातीन जिनमें ये लिपिड डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके, ठीक है, ट्राइग्लिसरीडीमियस या लिपिडीमियस है, और फिर ऐसी खवातीन जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है डायबिटीज़ की, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, फैमिली में और भी ऐसी पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे पेशेंट जो हैं जो ये हाई रिस्क पे होते हैं, इनको स्क्रीन करना चाहिए वैलेंट टाइम, और इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी स्क्रीन करना चाहिए, और 24 टू 28 वीक्स पे भी स्क्रीन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है कि क्या हम कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग में या डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं? ठीक है।
तो उसका मैं बता देता हूँ कि पेशेंट को 8 घंटे खाली पेट रहना होता है। पेशेंट लैब में जाती हैं प्रेगनेंसी में जी, फास्टिंग शुगर अपना देती हैं सैंपल ब्लड, जिसको हम उठते साथ 8 पहला सैंपल देती है, उसको फास्टिंग सैंपल कहते हैं। उसके बाद उनको 75 ग्राम ग्लूकोज, जो ग्लेक्सोस डी का डब्बा होता है ना, इसमें से 75 ग्राम पिलाते हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी में, और उसके 1 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं और 2 घंटे बाद चेक करते हैं। ठीक है। इसको मैं हमेशा एक टेलीफोन नंबर की तरह याद रखता हूँ। अच्छा, कैसे बोला? फास्टिंग शुगर यानी उठते साथ 92 से ज़्यादा हो ठीक तो है, ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है। अच्छा, अगर ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 180 से ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ है। राइट, ये प्रेगनेंसी में कट ऑफ बदल जाते हैं ना। जी जी जी। अच्छा, जब 2 आवर पे आप चेक करते हैं तो 153 से ज़्यादा हो तो ये भी डायबिटीज़ है। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई एक पॉजिटिव कट ऑफ आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आप इसको डायबिटीज़ कहेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ 92 तो हमारा कोड है पाकिस्तानी, जी जी जी। 180 ठीक है, और 153 सिंपल हो गया ना। 180 तो मैंने ये इस तरह से याद रखा हुआ है, 92 का डबल भी तकरीबन 180 ही बनता है। राइट राइट। तो 180 153 ये 3 कट ऑफ्स है। 92 फास्टिंग में, 180 1 आवर पे, जो उस क्वांटिटी और 153 2 आवर पे ग्लूकोज पीने के बाद। जी, ये लेवल से ज्यादा हो तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू, ठीक है, ये नहीं कि सारी हाई होनी जरूरी है, कोई एक भी ज्यादा हो तो हम उसको डायबिटीज कहेंगे। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसमें जो शुगर लेवल्स हैं टारगेटेड, वो क्या होने चाहिए? कितने रखने चाहिए? ये तो जो मैंने अभी बताया ये वो है जो आपने डायग्नोसिस के लिए यूज करने। अब ये है अगला इशू है कि आपने उनको मेंटेन कैसे, यानी आपने कितना टारगेट्स जो है आपने अचीव करने हैं, कितना उनको प्रेगनेंसी के अंदर कंट्रोल करना है। ठीक है। तो जो टारगेट्स, कंट्रोल टारगेट्स हैं, वो ये है कि आप अपनी फास्टिंग शुगर 95 से कम रखें। जब आपने कुछ नहीं खाया पिया हुआ, खाली पेट सुबह उठे हैं, तो आपकी शुगर लेवल 95 मिलीग्राम से कम होने चाहिए जी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब आपने कुछ खा पी लिया है उसके 1 घंटे बाद जब लेवल करते हैं तो वो 140 से कम होने चाहिए जी। और जब आपको 2 आवर हो जाते हैं खाने पीने के बाद तो लेवल 120 से कम आ जाने चाहिए। बतदरीज उसको हमने कम करते हैं। तो अगर हम इन ब्रीफ बात करें पेशेंट्स के लिए तो आपके लेवल इन प्रेगनेंसी 90 से लेके 120 और 140 तक रहने चाहिए। ठीक है। इससे जो ज़्यादा लेवल्स हैं वो फीटस के लिए नुकसानदेह, बच्चे की ग्रोथ के लिए सही नहीं है, या बच्चे जो प्रेगनेंसी को जो ठीक है हमने एक अच्छे वे में एंड पे पहुंचाना होता है उसके लिए सही नहीं है। अच्छा, एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि HbA1c का जो टेस्ट करते हैं हम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए, रूटीन में हम डायबिटिस को कहते हैं HbA1c को हर 3 महीने बाद। ये टेस्ट प्रेगनेंसी में वैलिड नहीं होता। इसलिए वैलिड नहीं होता कि HbA1c तो HB से बनना है, तो HB वैसे ही कम होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसमें ये रैपिडली तोड़फोड़ हो रही होती है उसमें जी। इसलिए HbA1c पे हम रिलायबल नहीं है इंडिसेस डायबिटीज टारगेट्स के लिए। उसमें आपको ब्लड शुगर लेवल ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए अभी ट्रीटमेंट्स, अपने टेस्ट की बात तो की है, ट्रीटमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट के बारे में, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट वो है, एक तो वही बात कि 30 मिनट की वॉक प्रोवाइडेड कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ कर रही हो, क्या रिकमेंड करती हैं? हाँ। नंबर 2 आपने वही न्यूट्रिशन थेरेपी लेनी है, अपनी डाइट का ख्याल करना है, वो जो फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स आपने कट ऑफ करने हैं। टू मच वेट लॉस वाली डाइट नहीं आपने नहीं लेनी, ऐसे नहीं करना कि बहुत कैलोरीज कम कर दें। कैलोरीज आपने 1600 to 2000 कैलोरीज 12 रखनी है मेंटेन, कम कैलोरीज नहीं रखनी ना, क्योंकि आपके साथ जो है अब वो जो प्रेगनेंसी में जो फीमेल है डायबिटीज़ भी है, उसके जो बच्चा है उसको भी तो नरिशमेंट मिलनी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको बैलेंस डाइट चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डाइटिंग रिकमेंडेड नहीं है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके ओके, प्रॉपर खाना है, हेल्दी खाना है। थर्ड वन इज ईदर इंसुलिन और टैबलेट्स। ये पूछने लगी थी। कुछ अर्सा पहले तक तो ये था कि आपने सिर्फ इंसुलिन ही यूज करनी चाहिए, ठीक है, करते होते तो इंसुलिन ही करते होते थे,
और इंसुलिन ही रिकमेंडेड थी कि जी इंसुलिन यूज़ करनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट था कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन ही यूज़ होगी जी। कुछ अरसे से भी जो 2 टैबलेट्स हैं बड़ी मशहूर, एक आपने सुना होगा ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन है जी। और एक आपने डायनल भी सुनी होगी। इन दोनों पे भी एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं और इनको प्रेगनेंसी के लिए सेफ डिक्लेयर किया गया है। ठीक। उन दो में से जो मेटफॉर्मिन है, जो ग्लूकोफेज वाला साल्ट है, उसको ज़्यादा सेफ डिक्लेयर किया गया है। तो अब हम ऐसे पेशेंट्स जो जिनकी डायबिटीज़ प्रेगनेंसी की वजह से हो रही होती है उनमें ग्लूकोफेज को भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर उससे टारगेट्स मीट ना हो तो फिर हम इंसुलिन ऐड कर लेते हैं। इससे काफ़ी हद तक इंसुलिन के यूनिट्स कम रहते हैं जी। वरना एक ज़माने में मैंने देखा कि जब हम प्रेगनेंसी के एंड पे 8th मंथ आती थी प्रेगनेंसी का तो यूनिट्स बहुत इंक्रीज हो जाते थे, बिकॉज रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती थी। तो ब्लड शुगर लेवल बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आते थे और पेशेंट भी उससे परेशान होते थे, एग्नी होती थी। तो अब जो ये मेटफॉर्मिन वाला सिस्टम आ गया साथ, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। तो कई पेशेंट्स ओनली मेटफॉर्मिन के साथ ठीक रहते हैं, कई लोगों को मेटफॉर्मिन प्लस इंसुलिन दे देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो हम बात कर रहे थे कि हमल के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या ट्रीटमेंट्स के बारे में। अच्छा, अब प्रेगनेंसी हो चुकी, हमल ख़त्म हो चुका है, वो सारा प्रोसेस गुजर चुका है, तो उसके बाद क्या रिस्क हो सकते हैं एक पेशेंट? हमल के बाद क्या रिस्क हो सकते हैं, बिल्कुल सही। हमल के बाद डायबिटीज़ के वाले से आप बात करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, 38 to 40% जो ख़वातीन है जी, विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज, वो टाइप 2 डायबिटीज़ बाद में डेवलप कर जाती है। ओके। एक तरह से आप ये समझ लें कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का मतलब ये है कि ये पेशेंट अब इन फ्यूचर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ है और इसको एज पे आ गया, इसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम प्री डायबिटिस को करते हैं। ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल और मेटफॉर्मिन दोनों में से कुछ ट्रीटमेंट देनी चाहिए सो दैट उनके लेवल उसके टारगेट्स के अंदर है। एक और ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल अगर आ गए हैं तो आप 6 to 8 वीक्स पे दोबारा जाके जी अपने ये टेस्ट करवाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, यानी ग्लूकोज पी के ब्लड शुगर लेवल जो कराने हैं ये दोबारा करवाते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये जो प्रेगनेंसी से डायबिटीज़ हुई थी क्या ये फ्रैंक डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गई है या नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, तो एक तरह से ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दोबारा रिकमेंड किया जाता है एट अबाउट 6 वीक्स to 8 वीक्स। ठीक है। उसके दौरान मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेस्ट का ही पूछना था जो कि आपने मुझे बता दिया है रेस के बाद कि क्या कौन से टेस्ट जो हैं वो कंफर्म करने के लिए हमें करवाने चाहिए। हमारा आज का टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे पूछे हैं। नाजरीन, हम प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे और डॉक्टर साहब को भी इजाज़त देंगे, लेकिन मेरी इजाज़त लेने से पहले डॉक्टर आसिफ शेख आपसे कराची से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़माबाद कराची से डॉक्टर आसिफ अली शेख कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसी क्या चीज़ें हैं, जनरल मेजर्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है वो होता है वेट लॉस। हमने ये देखा, ज़्यादातर स्टडीज़ जो की गई उसमें ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जितने भी थे उसमें 90% में से या तो ओवरवेट थे या ओबेस थे। तो अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जितनी कैलोरीज बर्न होंगी इतना इंसुलिन, जितना हमारा वेट कम होगा उतनी इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल करता है, हर इंडिविजुअल कुछ स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो जो इंसुलिन को रेजिस्टेंस को कम करती है वो ज़्यादा, जितना ड्यूरेशन एक्सरसाइज का बढ़ेगा, जितनी ग्लाइकोजन हमारे मसल से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज का होता है, ग्लाइकोजन जितना बर्न होगी हमारी मसल से, इतनी हमारी इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि 120 स्टेप्स पर मिनट डेली वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक। मतलब इसको हम कहते हैं 120 स्टेप्स पर मिनट
लाजम सी बात है कि फर्स्ट डे पे ऐसे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, मगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेली अगर कोई 80 स्टेप्स पर मिनट फर्स्ट डे पे कर रहा है, एटलीस्ट उसको 120 स्टेप्स पर मिनट उसको करने हैं। तो वो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, जितनी विगोरस एक्सरसाइज होगी, इतनी ग्लाइकोजन ज़्यादा बर्न होगी और इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा कंसर्न ये होता है, काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो खाने से पहले करनी चाहिए या खाने के बाद करनी चाहिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी के हवाले से जब हम बात करें तो उसमें जो हम खाने से पहले जो एक्सरसाइज की जाएगी विगोरस एक्सरसाइज और लॉन्गर ड्यूरेशन की, उसमें जो सेंसिटिविटी खाने के बाद जो उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा रिकमेंडेशंस ये हैं कि हम जो पेशेंट्स को कहते हैं कि वो खाने से पहले एक्सरसाइज की जाए। थर्ड स्टेप जो ज़्यादा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है वो होता है आपका नींद प्रॉपर करना और स्ट्रेस को कम करना। जितना स्ट्रेस और नींद पूरी होगी इतनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डायबिटीज़ नाज़िमाबाद कराची से। खुदा हाफिज़। थैंक यू।